दोस्तों, इस वीडियो में हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात करेंगे। हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज़ हैं कि यूनिवर्स कैसे बना, पर अभी जिस थ्योरी को सबसे ज़्यादा माना जाता है वो बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग होने के बाद ही टाइम, मैटर, गैलेक्सीज, स्टार, ब्लैक होल्स ये सब वजूद में आए। यानी बिग बैंग से पहले टाइम भी नहीं था। बिग बैंग के बाद की थ्योरी हम बाद में जान लेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था। ये जान लेते हैं कि हमारा यूनिवर्स फैलता जा रहा है, यानी वो धमाका इतना पावरफुल था कि हमारा यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड होता जा रहा है। और बिग बैंग तकरीबन 13.8 बिलियन सालों पहले हुआ था। आज के टाइम पे हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से हम कुछ भी देख सकते हैं यूनिवर्स में। यानी 13.8 बिलियन सालों पहले जो धमाका हुआ था, हम टेक्नोलॉजी की मदद से वो चीज़ें देख सकते हैं। हमारे पास इस वक्त एडवांस टेलीस्कोप मौजूद हैं और एडवांस टेलीस्कोप बनाए जा रहे हैं। वो टेलीस्कोप 13.8 बिलियन सालों पहले वाली रोशनियां देख सकते हैं, जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते बिना एडवांस टेलीस्कोप की मदद से, क्योंकि वो रोशनियां हमसे 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर हैं। हम वक्त के पीछे जाकर अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ था, पर बिग बैंग की थ्योरी हमें ये बात बताती है कि बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था। ना ही वक्त था, ना ही कोई एनर्जी थी। असल में इंसान भी इस बात को नहीं जानते कि बिग बैंग से पहले क्या था। बिग बैंग की थ्योरी हमें बताती है कि बिग बैंग से पहले कुछ ना था, बस एक डॉट था, एक सुई की नोक के बराबर उसका साइज़ था। वो एक छोटी सी फायरबॉल थी। वो साइज़ में इतना छोटा था कि ग्रेविटी उसकी एनर्जी संभाल नहीं पा रही थी। इसी वजह से उसमें ब्लास्ट हो गया और उसको साइंटिस्ट ने बिग बैंग का नाम दिया। पर नासा बिग बैंग को देखना चाहती है, यानी उस टाइम को जब बिग बैंग हुआ था 13.8 बिलियन सालों पहले। इसीलिए नासा ने बहुत सारे टेलीस्कोप लॉन्च किए, जिसमें से एक हबल टेलीस्कोप भी है। जब हबल को लॉन्च किया गया तो स्पेस में जाते ही उसका टेलीस्कोप टूट गया। यानी वो शीशा, आगे वाला मिरर जिससे हम स्टार, गैलेक्सीज वगैरह देख सकते हैं, वो टूट गया, जिसको बाद में स्पेस में जाकर रिपेयर किया गया, जिसमें 5 से 6 महीने लगे। लेकिन उसके बाद हबल टेलीस्कोप ने कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई जिसने इंसानों को चौंका कर रख दिया। वो पिक्चर्स बिग बैंग के टाइम की थी, यानी हमारे यूनिवर्स में अभी भी वो गैलेक्सीज, वो क्लाउड्स मौजूद हैं जो बिग बैंग के टाइम पर बने थे। पर ये पिक्चर एकदम क्लियर नहीं थी, जिनको बाद में कंप्यूटराइज करके क्लियर किया गया। पर नासा इससे भी ज़्यादा पावरफुल और एडवांस टेलीस्कोप बना रही है, जिसका नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रखा है, जो 31 अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा। ये टेलीस्कोप बिग बैंग से पहले के वक्त को देखने की कुव्वत रखता होगा, जिसका एक फ़ायदा ये भी है कि हम यूनिवर्स में सबसे पुरानी गैलेक्सीज़ को देख सकेंगे, जो बिग बैंग के काफ़ी सालों बाद बनी थी। पर सवाल ये है कि बिग बैंग के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे हमारा यूनिवर्स, हमारी गैलेक्सी और हमारा सोलर सिस्टम वजूद में आया। अगर हम अपने यूनिवर्स को अपनी ज़मीन से बाहर जाकर देखें, यानी स्पेस से देखें, तो हमें बिलियंस ऑफ स्टार नज़र आएंगे। और अगर टेलीस्कोप से देखें तो हमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और मिलियंस ऑफ प्लैनेट भी नज़र आएंगे, जिस पर पानी, हवा और ऑक्सीजन भी मौजूद है। यानी वो प्लैनेट हैबिटेबल जोन में है। जिस तरह हमारी अर्थ हैबिटेबल या गोल्डीलॉक्स जोन में है, इसी तरह वो प्लैनेट भी हैबिटेबल जोन में है, जहाँ पर पानी, हवा और ऑक्सीजन मौजूद है। हैबिटेबल जोन से मुराद वो जोन जहाँ ना तो इतनी सर्दियों के सब जम जाए मार्स की तरह, और ना इतनी गर्मियों के सब पिघल जाए वीनस की तरह। यानी हमारी ज़मीन सूरज से एकदम ठीक दूरी पर है, जहाँ पर 4 मौसम है, समर, विंटर और ऑटम एंड स्प्रिंग। पर सवाल ये है कि ये सब आया कैसे। इसके लिए हमें वक्त के पीछे जाना पड़ेगा, यानी 13.8 बिलियन ईयर्स पीछे। उस टाइम पर हमारा यूनिवर्स बहुत अलग सी जगह थी। ये बहुत छोटा था साइज़ में, इतना छोटा कि ये एक सुई की नोक के बराबर था। और अब इस ना ख़त्म होने वाले यूनिवर्स में हर चीज़ है, स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट, ब्लैक होल्स, ट्यूब होल्स, नेब्यूलास, न्यूट्रॉन स्टार और सबसे ज़रूरी चीज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ये सब कुछ बस उस छोटे से फायरबॉल में मौजूद था। यहाँ तक कि हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम है, हमारे ब्लड में जो आयरन है, और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम पानी जो पीते हैं, और जो मिनरल हम यूज़ करते हैं जिसमें आयरन, स्टील, गोल्ड, पेट्रोल, कोल, सिल्वर, क्रिस्टल, ये सब उस छोटे से डॉट में मौजूद था। उसका साइज़ छोटा होने की वजह से और वज़न ज़्यादा होने की वजह से, एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ग्रेविटी उसको संभाल नहीं पाई और एक ब्लास्ट हो गया, जिसको बिग बैंग कहा गया। उस बिग बैंग की वजह से इतनी एनर्जी
उस डॉट में से निकली, उस नुक्ते में से निकली जो पूरे यूनिवर्स में फैल गई। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हम जान सकें कि यूनिवर्स, स्टार, गैलेक्सी और टाइम का वजूद कब और कैसे हुआ। बिग बैंग के बाद हर तरफ बस एनर्जी थी, मैटर का वजूद नहीं था। मैटर से मुराद वो चीज़ें जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आज हम अपने आसपास जो भी चीज़ देख रहे हैं, चाहे वो एक कार हो या फिर एक प्लेन हो या आपका अपना घर हो या आप खुद हो, ये एक मैटर है जिसमें आयरन, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, सब कुछ उस बिग बैंग के धमाके की वजह से वजूद में आया। अब हम एग्जैक्टली उस टाइम पर जाते हैं जब हमारा यूनिवर्स पैदा हुआ था। बिग बैंग इतना पावरफुल ब्लास्ट था कि हमारा यूनिवर्स आज भी फैलता जा रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है। पर उस टाइम जब बिग बैंग हुआ था तो हमारा यूनिवर्स बहुत ज़्यादा गर्म था, पर जैसे जैसे हमारा यूनिवर्स फैलता गया उसका टेम्परेचर कम होता गया। बिग बैंग के फ़ौरन बाद यानी 1 सेकंड बाद हमारा बेबी यूनिवर्स हमारी ज़मीन के बराबर फैल गया था। पर बेबी यूनिवर्स में कुछ नहीं था, कोई मैटर नहीं था, बस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल्स और एटम्स थे। पर इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ थी क्योंकि हमारा यूनिवर्स उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म था, जिसकी वजह से हमारे यूनिवर्स में हर तरफ धुआं धुआं नज़र आ रहा था। इलेक्ट्रॉन इतना तेज़ इसलिए मूव कर रहा था क्योंकि हमारे बेबी यूनिवर्स का टेम्परेचर 100 मिलियन टाइम ज़्यादा गर्म था हमारे सूरज की सरफेस से। जब हमारा यूनिवर्स 1 मिलियन सेकेंड ओल्ड हो गया तो वो हमारे सोलर सिस्टम के बराबर हो गया। इसके 3 मिनट बाद यूनिवर्स ठंडा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से मिलना शुरू हो गए, जिससे पहला एटॉमिक न्यूक्लियाई हाइड्रोजन और हीलियम बना। पर ये प्रॉपर एटम्स नहीं थे क्योंकि इनमें एक चीज़ की कमी थी और वो चीज़ थी इलेक्ट्रॉन। यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि यूनिवर्स का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ मूव कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्स का टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया था, पर अभी भी इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्लो होने में 3000 साल लगे। बिग बैंग के 380,000 साल बाद हमारा यूनिवर्स हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के साइज़ जितना हो गया था। अब यूनिवर्स बिलियंस टाइम ज़्यादा ठंडा हो गया था। जैसे ही यूनिवर्स ठंडा हुआ, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होना शुरू हो गई। अब यूनिवर्स तैयार था अपना पहला प्रॉपर एलिमेंट बनाने के लिए। अब जो हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स बनना शुरू हुए वो प्रॉपर एटम्स थे। आने वाले मिलियन सालों तक यूनिवर्स एक्सपेंड होता रहा और ठंडा होता रहा, और फिर से एक बार हर तरफ अंधेरा छा गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स के एटम्स थे, हाइड्रोजन के एटम्स थे, उनकी वजह से कुछ रोशनियाँ निकल रही थी। पर अब हमारा यूनिवर्स हद से ज़्यादा ठंडा हो गया था। किसी सितारे को बनने के लिए हाइड्रोजन और हीलियम्स के एटम्स और मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, जो गैस के क्लाउड्स की शक्ल में हमारे यूनिवर्स में मौजूद थे। पर यूनिवर्स का टेम्परेचर हद से ज़्यादा गिर गया था। लिक्विड नाइट्रोजन से भी ज़्यादा। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -367 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, और यूनिवर्स में हर तरफ बस अंधेरा था क्योंकि रोशनी के लिए सितारों का होना लाजमी है। हमारे यूनिवर्स गैस से भरा हुआ था। फिर ग्रेविटी ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया और हाइड्रोजन और हीलियम्स के आइटम्स और मॉलिक्यूल्स को मिलाना शुरू कर दिया और स्टार पैदा होना शुरू हो गए। यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम और इलेक्ट्रॉन के ये बादल इतने गर्म थे कि इनके मिलने से रोशनियां पैदा होना शुरू हो गई, और एक बार फिर यूनिवर्स रोशनियों से भर गया। यानी हर तरफ रोशनियां नज़र आने लगी। ऐसा लगता था कि हर तरफ फायरवर्क्स हो रहे हों। पहले मिनट में ही मिलियंस ऑफ स्टार बॉर्न हुए। अब यूनिवर्स भर गया था न्यू बॉर्न सितारों से। पर अगर हम अभी की बात करें तो हमारा सूरज एक मैच्योर स्टार है, पर जो वो सितारे पैदा हुए थे वो हमारे सन की तरह मैच्योर नहीं थे। उनकी एजेस काफ़ी कम होती थी, और फिर यूनिवर्स में हर सितारे के अंदर कुछ ना कुछ नया हो रहा था। ये अपने अंदर न्यू एलिमेंट्स पैदा कर रहे थे, जो एलिमेंट आयरन से ज़्यादा भारी थे। हर सितारे के अंदर गोल्ड, मेटल, जिंक, लिक्विड आयरन, निकल और हर वो एलिमेंट मौजूद था जो 13.8 बिलियन सालों बाद ज़िंदगी पैदा करने के लिए ज़रूरी था। पर जो सितारे पैदा हुए थे वो अचानक फटना शुरू हो गए थे, और इस एक्सप्लोजन को साइंटिस्ट ने सुपरनोवा का नाम दिया। जब भी एक सितारा अपनी लंबी ज़िंदगी गुजार कर मौत की तरफ आता है तो वो रेड जॉइंट ए में तब्दील हो जाता है और हद से ज़्यादा फैल जाता है और फिर श्रिंक होना शुरू हो जाता है।
इतना छोटा हो जाता है कि उसका साइज़ एक एटम के साइज़ जितना हो जाता है और फिर उसमें एक ब्लास्ट हो जाता है। ये प्रोसेस बिग बैंग से मिलता जुलता है, पर ये सुपरनोवा है। तो उस टाइम यूनिवर्स में हर जगह सुपरनोवा होना शुरू हो गए थे। एक के बाद एक हर सितारा फटना शुरू हो गया था और फिर इन सितारों के फटने से वो तमाम एलिमेंट्स जो उन सितारों के अंदर पैदा हुए थे वो सब यूनिवर्स में फैलना शुरू हो गए। और सुपरनोवा होना ज़रूरी था क्योंकि इन सितारों के अंदर वो एलिमेंट्स मौजूद थे जिनसे आज हमारा सोलर सिस्टम बना, गैलेक्सी बनी, प्लैनेट्स बने, ब्लैक होल्स बने। हर चीज़ यानी कि ताजमहल, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एफिल टावर, यहाँ तक कि हम जो यानी इंसान जो वजूद में है आज वो उन सुपरनोवा की वजह से। बिग बैंग के बाद सुपरनोवा सबसे पावरफुल ब्लास्ट है। जिस तरह बिग बैंग ज़िंदगी के लिए ज़रूरी था, इसी तरह सुपरनोवा भी ज़िंदगी पैदा करने के लिए ज़रूरी था। और अभी भी हमारी गैलेक्सी के अंदर और बाहर सुपरनोवा होते नज़र आते हैं जिनको टेलीस्कोप से साफ देखा जाता है, जिस तरह 1987 में सुपरनोवा देखा गया था। कुछ ज़बरदस्त पिक्चर हबल टेलीस्कोप से ली गई। ये पिक्चर सुपरनोवा के बाद की हैं। ये जो आपको कलरफुल से बादल नज़र आ रहे हैं, ये वो डिब्रीज हैं, वो एलिमेंट्स हैं जो सितारे के अंदर होते हैं, यानी वो एलिमेंट्स हैं जो सितारे के अंदर ही पैदा होते हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, जिंक, आयरन और निकेल है। अगर सुपरनोवा नहीं होता तो हमारे यूनिवर्स में कहीं भी ज़िंदगी का वजूद नहीं होता। यानी ये बात साबित हो गई है कि अगर हमारी ज़िंदगी के लिए बिग बैंग ज़रूरी है तो उतना ही ज़रूरी हमारी ज़िंदगी के लिए सुपरनोवा भी है। अभी इस वक्त हमारे यूनिवर्स में बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ मौजूद हैं और इतने सितारे हैं जिनको हम कभी गिन भी नहीं सकते। इस हिसाब से हमारे यूनिवर्स का एंड कभी नहीं होगा। यूनिवर्स कब ख़त्म होगा ये भी हम नहीं जानते, पर काफ़ी थ्योरीज़ ने ये कहा है कि यूनिवर्स की स्पीड स्लो हो गई है या यूनिवर्स ख़त्म होने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यूनिवर्स काफ़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि हमारा यूनिवर्स एक बलून की तरह है जो फूलता जा रहा है और आखिर में आके फट जाएगा। पर कुछ साइंटिस्ट इस थ्योरी से डिनाई करते हैं और वो ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि इंसान नहीं जानते कि यूनिवर्स कब ख़त्म होगा। पर एक बात तो सच है कि हर चीज़ को ख़त्म होना है, हर चीज़ को फ़ना होना है। तो यूनिवर्स का भी कहीं ना कहीं तो एंड होगा, कहीं ना कहीं तो हमारा यूनिवर्स ख़त्म होगा कभी ना कभी। पर इस वीडियो में आप अच्छी तरह जान गए हैं कि हमारा यूनिवर्स बना कैसे। अगली वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि सोलर सिस्टम कैसे बना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है।